बजरंगी की पूजा से सब काम होता है, इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, हर काम होता है। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड का प्रारंभ दोनों हाथों को जोड़कर आपको इस निवेदन, इस अनुरोध के साथ करता हूं कि थोड़ी देर इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। कहा गया है कि नास्ति मातृ समो गुरु, अर्थात माता के समान गुरु संसार में कोई नहीं है। यदि माँ सतोगुणी होंगी तो संतानें भी वैसे ही पैदा होंगी। प्रायः आजकल स्त्री पुरुष किसी भी समय विषय लालसा पूरी करने के लिए सहवास कर लेते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे या गलत परिणाम। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं करें, परंतु कुछ खास समयों का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप बीमारी की अवस्था में संतान के लिए सहवास करते हैं तो संतानें भी अपने जीवन में रोगों में फंसी रहेंगी, क्योंकि हम आप सभी यह जानते हैं कि अगर पति पत्नी में कोई बीमार है, आप देखते भी हैं, अगर पति को डायबिटीज हो जाता है तो पत्नी को डायबिटीज हो जाता है, यानी कि वो एक संक्रमण का दौर हो जाता है और संक्रमित हो जाते हैं। तो अगर पति पत्नी बीमार होंगे, यदि इस अवस्था में स्त्री प्रसंग करेंगे तो वह एक दूसरे में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि पति पत्नी में से किसी की बीमारी की अवस्था में रज बीर्ज दूषित हो जाते हैं। ऐसे में संभोग करने से अव्वल तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं, या गर्भ रह भी जाएगा तो अनेक प्रकार के रोगों वाली अल्पायु, अंगहीन, उदंड, निर्बुद्धि और कुरूप संतानें जन्म लेंगी। क्यों प्राचीन काल में मात्र अच्छी संतानें पैदा करने के लिए व्यक्ति शादी करते थे, जरा इसे भी हम समझें। परंतु आज की तरह विषय लालसा को पूरी करने हेतु प्राचीन काल में विवाह नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि आजकल की तरह जब मन हुआ तो आपस में सहवास कर लिए। उस समय की स्त्री पुरुष उचित समय, उचित तिथि, उचित दिन और खासकर स्त्रियों के मासिक धर्म के दिनों का अधिक ख्याल रखते थे। दंपति भी, यानी दोनों, स्त्री पुरुष दोनों ख्याल रखते थे। मनु संहिता में स्पष्ट किया गया है और कई कुंडलियों में संतान के बारे में उनके सुपुत्र योग को मैंने उनके माता पिता को बताया है। यह अलग बात है, तो कुंडली की बात हम नहीं करेंगे। वो तो कुंडली देखने के बाद आपके पुत्र सुयोग्य होते हैं या दुर्योग वाले होते हैं, सुपुत्र मिलते हैं या कुपुत्र मिलते हैं, यह अलग बात है। देखिए, स्त्रियों को मासिक धर्म शुरू होने के दिन से 3 दिन तक सहवास पति पत्नी को नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में स्त्रियों की योनि से जो गंदे रज गिरते हैं, इस दशा में सहवास करने से बीज गर्भाशय में ठहर ही नहीं पाता है, बह जाता है। और स्त्रियों के खून में जो गर्मी होती है वह पुरुषों के लिंग के द्वारा शरीर में प्रवेश करके कई रोग, जैसे गर्मी है, सुजाक है, सिफिलिस है, मूत्र कृच्छता है, भगंदर है, ऐसे रोग लोग पाल लेते हैं। इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट नियम है। बताया गया है कि स्त्रियों को मासिक धर्म शुरू होने के दिन से चौथे, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं रात में सहवास करने से भाग्यवान, निरोग, यूं कहें कि पूर्ण आयु, बलवान, यानी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन्हें उत्तम पुत्री की प्राप्ति चाहिए होती है, ऐसे दंपति को 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं रात्रि में सहवास करना चाहिए। बहुत सारे शास्त्रकारों के प्रयोगात्मक अनुभव के बाद सारांश यह मिलता है कि जिन्हें वास्तव में उत्तम पुत्र चाहिए, ऐसे दंपति को 8वीं, 10वीं और 12वीं रात में निश्चय ही सहवास करना चाहिए। 13वीं, 14वीं, 15वीं रात गर्भाधान के लिए शास्त्रकारों ने उचित नहीं माना है। इसके बहुत सारे कारण हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसे
बताना नहीं चाहता। देखिए, चौथे, छठे, 8वीं और 10वीं इन रात्रियों में पुरुषों में वीर्य ज़्यादा और स्त्रियों में रज की कमी रहती है, जिसके कारण पुत्र होने की संभावना होती है। अन्य रात्रियों में स्त्रियों का रज अधिक और पुरुषों में वीर्य की कमी रहती है। अतएव सहवास करने से पुत्री होने की संभावना रहती है। अतएव इस बात का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए और तभी वैवाहिक जीवन का आनंद उठाना चाहिए। यदि इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है तो जाने अनजाने सहवास का आनंद लेने के चक्कर में शरीर में रोग सा लग जाता है, रोग लोग पाल लेते हैं और कुपुत्र संतान उत्पन्न करने में सहायक बन जाते हैं। तो पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मनोरंजन या संतान उत्पन्न करने के लिए आज मनीषियों, शास्त्रकारों की युक्तियों और तथ्यों को हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। संतान उत्पन्न होने के बाद किसी अच्छे आचार्य से कुंडली का परीक्षण करवाएंगे तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वह स्पष्ट पता चल जाएगा। यह न सोचे कि हमें 2 पुत्र है, 3 पुत्र है या 4 पुत्र है तो हम पुत्र रत्नी हो गए, हम बहुत सामर्थ्यवान हो गए, धनवान हो गए, ऐसा लोग सोच लेते हैं। यह तो बाद में आपको पता लगता है कि यह पुत्र नालायक निकला या लायक निकला। अरे एक कहावत है कि 100 कुपुत्र से 1 सुपुत्र भला, यानी आप अनभिज्ञ होते हैं कि हमारा पुत्र भविष्य में मेरे लिए सुखदायी होगा या दुखदायी होगा। जितने पुत्र हैं उतने लात खाने पड़ेंगे या उतने सुखदायी होंगे। बात आई है तो एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारी माताओं को गर्भ नहीं ठहरता। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें दूसरे, तीसरे, चौथे में गर्भ रहता है और गर्भ ठहरता नहीं है। तो उन माताओं से अनुरोध है कि पहले माह से 8वें 9वें माह तक अगर गर्भ ठहर कर गर्भपात हो जाता है तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उस गर्भ के महीनों के स्वामी ग्रह के अनुसार आपको कार्य करने चाहिए। यानी जो ग्रह खराब हो वह अपने महीने में गर्भपात कराता ही कराता है। जैसे पहले माह में अगर गर्भपात हो जाता है तो उसका कारक ग्रह शुक्र होते हैं, दूसरे माह में गर्भपात हो तो मंगल कारक ग्रह हो जाते हैं, तीसरे माह में गर्भपात हो तो बृहस्पति हो जाते हैं, चौथे माह में गर्भपात हो तो सूर्य, 5वें माह में गर्भपात हो तो चंद्रमा, 6ठे माह में गर्भपात हो तो शनि, 7वें माह में गर्भपात हो तो बुध कारक ग्रह हो जाते हैं, 8वें माह में गर्भपात हो जाए तो उसका स्वामी 9वें भाव में गर्भपात हो जाए तो चंद्रमा और 10वें भाव में गर्भपात हो जाए तो सूर्य। कि यदि आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप पहले से लेकर 10वें मंथ तक के स्वामी ग्रह को जान लेंगे और उनका उपाय करेंगे, उनका दान, जप, पूजा आदि ये सब करके संतान लाभ कर सकते हैं। चूँकि वीडियो लंबा नहीं हो इस कारण अब संतान योग आदि के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको सविस्तार बताऊंगा। नमस्कार। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।